नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पॉलिटी में संसद तक पूरा पढ़ चुके थे, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। आज बारी है न्यायपालिका की। तो आज हम लोग न्यायपालिका की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो में हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो जाएंगे उसमें उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, अन्य न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे और न्याय प्रक्रिया जो है वह टोटल पढ़ी जाएगी। आपका याचिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, PIL वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है आपका न्यायिक सक्रियता इत्यादि के टोटल जो टर्म होते हैं, आपका जो सुनते होंगे आप लोग, अक्सर करेंट अफेयर्स में भी सुनते होंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका PT भी कवर हो और मेंस भी कवर हो। और ये दावा है मेरा कि अन्य वीडियोज़ की तरह ये वीडियो देखने के बाद भी आप कोई भी किताब उठा लीजिएगा, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बनाइएगा, आपका ज़रूर बनेगा और किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न जो है इससे बाहर से नहीं आने वाला है। अगर आएगा भी तो मात्र 2 से 3% क्वेश्चन, या फिर कह सकता हूँ कि 90 to 95% क्वेश्चन जो है इन्हीं वीडियोस से आने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, हो सके तो नोट्स बनाइएगा और अगर नोट्स नहीं बना सके तो मुझसे ले सकते हैं मामूली शुल्क पर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। अगर भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करें तो भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वह एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में जो कार्यपालिका है वह आपका संघीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है। मतलब जो कार्यपालिका होती है केंद्र की वो अलग होती है और राज्यों की कार्यपालिका अलग होती है। उसी प्रकार से विधायिका भी केंद्र की अलग होती है और राज्यों की अलग होती है। केंद्र में आपका संसद होता है और राज्य में आपका विधान मंडल होता है, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। लेकिन आपका न्याय व्यवस्था जो है इसमें एकीकृत प्रणाली अपनाई गई है। कहने का मतलब है कि जो भी आपका न्याय व्यवस्था का क्रम है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंतर्गत ही आपका हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट के अंतर्गत ही जो है आपके जिला कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और उन्हीं के अंतर्गत जो है अन्य कोर्ट्स भी आते हैं। तो इसलिए इसको एकीकृत प्रणाली कहा गया है। जबकि अमेरिका वगैरह में देखें तो अमेरिका में आपका 2 स्तरीय है। कहने का मतलब केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका और जो प्रांत हैं उनके लिए अलग न्यायपालिका होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकीकृत न्याय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। और उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे आपका राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट्स होते हैं। भारत में हाई कोर्ट्स की जो संख्या है वह अभी वर्तमान में 25 है। पहले यह 24 हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग अलग हाई कोर्ट हो गया, तो अब इसकी संख्या जो है वह 25 हो गई है, ठीक। उसके अंतर्गत जो है आपका जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं, जो कि एक होते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं तब उनको जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वो फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं तब उनको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और इसीलिए संयुक्त रूप से उनको जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है। दीवानी मामलों से मतलब ये है कि जब जमीन के बंटवारे का या फिर संपत्ति के बंटवारे का, तलाक वगैरह का जो मामला होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दीवानी मामला बोलते हैं। और जब आपराधिक मामला होता है, कोई हत्या से जुड़ा हुआ मामला, रेप वगैरह से जुड़ा हुआ मामला या फिर यौन शोषण वगैरह से जुड़ा हुआ मामला, इस तरह का जो मामला होता है, डकैती का मामला, मारपीट का मामला, तो ये सब जो मामला होता है उसको फौजदारी मामला कहते हैं, आपराधिक मामला कहते हैं, ठीक है। और इसकी जब सुनवाई करते हैं तो उनको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत भी जो है 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो आपका दीवानी मामलों की सुनवाई करता है और दूसरा जो है आपका फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है। जो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है या फिर सिविल मामलों की सुनवाई करता है उसको मुंसिफ न्यायालय कहते हैं, ठीक है। और उसमें मुंसिफ न्यायाधीश होते हैं। और जो आपका फौजदारी मामलों या फिर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है उसको हम लोग कहते हैं
जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और उनका जो प्रमुख होता है उसको सीजेएम कहते हैं। सीजेएम का बराबर आप लोगों ने चर्चा सुना होगा, उसको बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से जिला स्तर का हम लोगों ने देख लिया। अब जो है जिला के अंतर्गत जो है आपका हर गांव में जो है ग्राम पंचायत होती है या फिर ग्राम न्यायालय होता है, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है आपके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सब जो है एक दूसरे के अंदर काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद जिला स्तरीय न्यायालय, उसके अंतर्गत आपका अन्य न्यायालय, ठीक है, और फिर जो है पंचायत स्तर पर अलग न्यायालय, ठीक। तो इस प्रकार से एक एकीकृत प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है और उसी को इस ग्राफ में शो किया गया है। देख लीजिए आप, सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उसके बाद जो है आपका उसी के अंतर्गत जिला में ही मुंसिफ न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट और उसके बाद जो है आपका गाँव के स्तर पर ग्राम न्यायालय या फिर आपका ग्राम पंचायत इत्यादि, ठीक। तो सबसे जो मुख्य स्तर है, जो सबसे सर्वोच्च स्तर है, वहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ही बात करते हैं, ठीक। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया था वह 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन था, सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन था, वह 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है वह भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 तक की गई है, जिसमें 124A में उसके गठन की बात की गई है। अब अगर गठन की बात करें तो गठन या फिर संरचना इसको कहते हैं। अगर गठन की बात करें तो मूल संविधान में जो है टोटल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। टोटल संख्या 8 हुआ करती थी, जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे और एक जो है आपके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में जो है इसके धीरे धीरे करके जो है संख्या बढ़ाई गई, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती रही और अभी वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वह आपका टोटल 34 है, जिसमें 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं और एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश है। तो यह वर्तमान वाला जरूर याद रखिएगा कि टोटल संख्या 34 कर दी गई है और हाल ही में संशोधन करके 34 किया गया है। इससे पहले जो है 31 संख्या था, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संरचना के बारे में जाना, ठीक है। तो गठन हो गया, और गठन का बात मैंने बता ही दिया कि अनुच्छेद 124A में किया गया है, ठीक है। अब आते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 1950 से लेकर के और 1973 तक यही प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, लेकिन 1973 में जो है यह प्रथा तोड़ दी गई, ठीक है। और 3 अन्य वरिष्ठतम जजों को छोड़ करके और चौथे स्तर के जो जज थे, मतलब चौथे नंबर के जो वरिष्ठतम जज थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। उनका नाम 1 मिनट में बता देता हूं। उनका नाम था A.N. रे को बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह प्रथा टूट गई और उसके बाद एक बार और जो है आपका जस्टिस हमीदुल्ला बेग को बना दिया गया, जबकि वरिष्ठतम न्यायाधीश थे हंसराज खन्ना, ठीक है। तो यह 1977 में किया गया। तो 1973 और 1977 में जो है आपका यह प्रथा जो है वो तोड़ी गई इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। अब राजनीतिक में नहीं होना चाहता, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तो उनका जिक्र करना तो जरूरी है, जो भी है। तो उसके बाद जो है यह प्रथा टूटी, लेकिन फिर से जो है यही प्रथा लागू हो गई जब दूसरा न्यायाधीश मामला आया और 1993 में जो है यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, अब जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो अभी जो है वर्तमान में स्थिति यही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा कार्य का अनुभव होता है, उन्हीं को जो है आपका चुना जाता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो उसके लिए यह नियम था कि
जो राष्ट्रपति है, संविधान में जो दिया गया है वो यह दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से जो है जिस भी न्यायाधीश को वो समझेंगे कि वह परामर्श देने योग्य है, उसके परामर्श से राष्ट्रपति जो है वह नियुक्ति करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की। ठीक है, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे ये परामर्श जो शब्द था ना, उस पर बराबर विवाद होता था कि परामर्श मानना बाध्य है या नहीं बाध्य है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है, नहीं बाध्य है, किससे परामर्श लेगा, किससे नहीं लेगा, इस पर बहुत सारा वाद चला। ठीक है, बहुत विवाद चला। लेकिन बाद में जो है अंत में 1998 में तीसरा जो आपका न्यायालय का मामला था, तीसरा न्यायिक मामला जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉलेजियम होगी। ठीक है, एक कॉलेजियम होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे एवं अन्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे, और उसी कॉलेजियम के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति निर्णय देंगे, और उसके लिए परामर्श के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, एक संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी कॉलेजियम में। यदि उस प्रक्रिया के अनुसार परामर्श दिया गया है, यदि उस प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श दिया गया है, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होंगे, और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें कार्यपालिका का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, जैसा हम लोग जानते भी हैं कि अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की चर्चा की गई है। मतलब न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तभी तो स्वतंत्रता कायम होगी न्यायालय की। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। इसके पहले जो है एक बार NJAC करके एक आया था, आपका एक्ट लाया गया था, जिसके तहत एक कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन वो जो कमीशन है उसको 99वां संविधान संशोधन, यहाँ पर देखिए आप, 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा जो है NJAC की स्थापना की गई थी। ठीक है, NJAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 2014 में, जब ये आपका मोदी गवर्नमेंट आया था उस दौरान। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 99वां संविधान संशोधन को खारिज कर दिया, उसको असंवैधानिक करार दे दिया, और अभी जो है वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली ही लागू है। तो कॉलेजियम प्रणाली के हिसाब से राष्ट्रपति को परामर्श देती है कॉलेजियम, और उसी के हिसाब से जो है आपका अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वर्तमान में। ठीक है, तो यह है मामला। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों में जो है आपका CJI के सलाह पर 4 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम के परामर्श से जो है निर्णय लिया जाता है, और यह जो है आपका 1998 से यह नियम लागू है। ठीक, अब देख लेते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो इसका जो चर्चा है वह अनुच्छेद 126 में किया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जो है नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जब जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह किसी कारण से अपना पद पर कार्यभार संभालने में सक्षम नहीं है, मतलब अगर बीमार हो गए, अस्थायी रूप से कहीं चले गए हैं। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका पद अभी जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि रिक्त ही पड़ा हुआ है, तो उस समय जो है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश जो हैं उनकी भी नियुक्ति CJI के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। ठीक है, और ऐसा तब किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का सत्र चलाने के लिए जो आपका कोरम है वो पूरा न हो पाए, और कोरम पूरा करने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो। उस स्थिति में CJI जो है राष्ट्रपति की, CJI कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही आधार है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का सत्र चलाने के लिए जो चाहिए, आपका कोरम चाहिए, वो अगर पूरा नहीं हो रहा है तब ऐसा किया सकता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, और यह जो है आपका
लिया गया है किससे? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और यह जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति जो है वह केवल सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, आपका हाई कोर्ट में नहीं किया जाता है। यह पूछा जा चुका है तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो प्रणाली है तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति की प्रणाली जो है यह ली गई है, प्रणाली कह सकते हैं या फिर प्रेरणा कह सकते हैं, वह फ्रांस के संविधान से ली गई है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो अगर सीजेआई को ऐसा लगता है कि किसी कार्य के लिए या फिर सेवा के लिए जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके मदद की आवश्यकता है, तो सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से उनको जो है बुला सकते हैं पुनः सेवा में, ठीक है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तो आवश्यक है ही, साथ ही जो संबंधित न्यायाधीश जिनको बुलाया जा रहा है, वापस बुलाया जा रहा है सेवा में, उनकी भी मंजूरी आवश्यक है। जब तक वो मंजूरी नहीं देंगे जबरदस्ती आप किसी को बुला नहीं सकते हैं, ठीक है। यह जो है आपका अनिवार्य है। जबकि तदर्थ न्यायाधीश अगर आपको नियुक्त करना है तो वहाँ पर उस न्यायाधीश के मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यह भी पूछा जा चुका है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तदर्थ न्यायाधीश के मामले में सीजेआई केवल राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, पूर्व अनुमति लेगा और तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर देगा, ठीक है। लेकिन जो आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मामला है तो उस स्थिति में जो है जिस न्यायाधीश को आप सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में वापस बुला रहे हैं उससे भी मंजूरी लेना आवश्यक है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यह चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं अर्हता या फिर योग्यता के बारे में कि भाई योग्यता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक। तो सबसे पहला तो बात है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त या फिर दिवालिया नहीं हो सकता है। यह दो शर्तें तो हर पद पर लगभग लागू होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या है, 3 शर्तें हैं। पहला हो गया कि न्यूनतम 5 वर्षों के लिए उसे हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों के लिए वो न्यायाधीश हो, या फिर अगर न्यायाधीश नहीं है तो हाई कोर्ट या फिर अन्य कोर्ट्स को मिला करके उसके वह जो है 10 सालों तक, कम से कम 10 सालों तक वकालत किया हो, ठीक है। यह हो सकता है। या फिर राष्ट्रपति के नज़र में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। राष्ट्रपति के नज़र में, मत में वह जो है सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। तो यह 3 प्रकार का इसमें योग्यता दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं तो संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि एमपी के लिए, एमएलए के लिए है ना आपका न्यूनतम उम्र सीमा है कि 25 वर्ष का अगर आप हैं तभी जाकर के आप विधानसभा के लिए लड़ सकते हैं या फिर लोकसभा के लिए लड़ सकते हैं। अगर 30 साल के हैं तभी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका कोई भी न्यूनतम उम्र सीमा नहीं दिया गया है, ठीक है। और अधिकतम जो है 65 वर्ष की आयु तक, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक कोई भी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह सकता है, यह जरूर कहा गया है, ठीक। अब देख लेते हैं शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। तो शपथ जो है वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो भी हैं वह किसके समक्ष लेंगे, वह राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, ठीक है। और शपथ का जो प्रारूप होता है वह बाकी सबके लिए अलग होता है। केवल सुप्रीम कोर्ट का जो आपका न्यायाधीश होता है या फिर न्यायाधीश और जो महान्यायवादी है, इन दोनों का जो शपथ का प्रारूप होता है वह सेम होता है, यह जरूर याद रखिएगा। बाकी सबके लिए शपथ का प्रारूप अलग होता है, ठीक। अब इसमें भी जो है राष्ट्रपति के समक्ष या तो शपथ लेंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष वो शपथ लेंगे, ठीक है। यह जरूर याद रखिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में। तो संविधान में जो है वह कार्यकाल तय नहीं किया गया है। जैसा मैंने बताया संविधान में कार्यकाल तय नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा
कहा गया है कि 65 वर्ष की जो आयु है, 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक जो है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह सकते हैं कोई भी। ठीक, इसके बाद अगर देखें तो यह जो है राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र भी अपना दे सकते हैं, अगर चाहे तो राष्ट्रपति को अपना लिखित त्याग पत्र दे सकते हैं, या फिर संसद में आपका एक विधायी प्रक्रिया के तहत इनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी प्रकार से इनके भी महाभियोग का प्रावधान किया गया है। तो संसद का दोनों सत्रों में विशेष बहुमत से पारित होना इसको जरूरी है। आगे हम लोग महाभियोग प्रक्रिया के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो महाभियोग का मतलब होता है, महाभियोग का जो आधार है, सबसे पहले तो इसमें महाभियोग का आधार भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें महाभियोग का दो आधार है। सबसे पहला हो गया साबित कदाचार, मतलब कदाचार का जो आरोप है वह साबित होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है असमर्थता, कार्य करने में असमर्थता। ठीक है, तो यह दो आधार हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए आप महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, अब महाभियोग प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो कम से कम 100 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो उस पर कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप जो है प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो यह संख्या याद रखिएगा, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। अब यह प्रस्ताव जो है लोकसभा अध्यक्ष या फिर जो सभापति हैं वह स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, वो उनके अपने बुद्धि पर निर्भर है, अपने विवेक पर निर्भर है। ठीक है, अब यदि स्वीकार कर लिया जाता है, प्रस्ताव यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तब लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं वह 3 सदस्यों का एक कमेटी बनाते हैं, 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाते हैं जो यह जांच करती है कि जो आरोप लगाया गया है वह सही है या नहीं है, मतलब कदाचार उन पर साबित होता है या नहीं होता है, कार्य करने में असमर्थता जो है वह साबित होती है या नहीं होती है। और ये जो 3 सदस्य होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं, तो 3 जो सदस्य होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होता है। सबसे पहला ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश। दूसरा हो गया हाई कोर्ट का जज होता है, ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय का जज होता है, और प्रतिष्ठित न्यायवादी होता है। तो यह 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है। अब यदि जांच समिति जो आरोप लगाया गया है उसको सत्य पाती है, उसको सही में पाती है कि हाँ भैया इन पर कदाचार साबित होता है या फिर ये अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, तब जो है यह मामला जाता है संसद के दोनों सदनों में, और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने पर, विशेष बहुमत का यहाँ पर मतलब है कि जो सदन का कुल संख्या है, सदन का जो कुल संख्या है उसका बहुमत, उसका 50% + 1, और जो उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। ठीक है, यह हो गया विशेष बहुमत का मतलब। तो यदि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से यह पारित हो जाता है प्रस्ताव, तब यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और तब जो है राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करते हैं, और उसके बाद जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है या फिर मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह आपका प्रक्रिया है उनको पद से हटाने की संसद में विधि के द्वारा। ठीक है, अब यह जो है इसके बारे में कुछ प्रावधान भी हैं कि यह जो आपका महाभियोग का प्रस्ताव है वह संसद के एक ही सत्र में पारित होना आवश्यक है। यह पहले ऐसा प्रावधान था कि संसद के एक ही सत्र में इसको पारित होना आवश्यक है, लेकिन केवल एक बार जो है महाभियोग लाया गया है। अब तक संजोग है कि केवल एक बार जो है महाभियोग लाया गया है, लेकिन जो जांच समिति थी उसने उसको इनकार कर दिया था, और यह जो है
जांच समिति जो है उन्होंने कदाचार पा भी लिया था, उन्होंने कदाचार और असमर्थता जो है वह पा भी लिया था कि हाँ जो आरोप लगाया गया है वो सत्य है, लेकिन लोकसभा में वह पारित नहीं हो सका था क्योंकि कांग्रेस जो है वह मतदान से बायकॉट कर गई थी। ठीक है, तो वो कौन थे उनके बारे में देख लेते हैं। उनका नाम था वी रामास्वामी, वी रामास्वामी। ठीक है, तो इनके मामले से पहले जो है ऐसा नियम था कि संसद के एक ही सत्र में जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसका पारित हो जाना आवश्यक है, लेकिन वी रामास्वामी मामले में जो है उसके बाद यह कहा गया कि भैया संसद का सत्र अगर समाप्त भी हो जाता है, लोकसभा मान लिया लोकसभा का सत्र समाप्त भी हो जाता है, लोकसभा अगर विघटित भी हो जाती है, तब भी जो आपका महाभियोग का प्रस्ताव है वह व्यपगत नहीं होगा, मतलब समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, वी रामास्वामी, जिनके जो एकमात्र थे न्यायाधीश जिनके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, वैसे जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ जो है लाने की चर्चा थी लेकिन लाया नहीं गया, बहुत ज़्यादा चर्चा थी, कांग्रेस लाने वाली थी लेकिन लाया नहीं गया। ठीक है, तो यह करंट अफेयर्स का मामला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेतन एवं भत्तों की। ठीक है, तो यदि हम वेतन एवं भत्तों की बात करें तो अनुच्छेद 125(1) के तहत इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और इनके वेतन एवं भत्तों का निर्णय जो है उसको तय करने का काम करती है संसद। संसद जो है विधि के द्वारा जो है इनका वेतन भत्ता और बाकी जो अवकाश इत्यादि के बारे में, अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे आपका मुफ्त टेलीफोन दिया जाता है, मुफ्त रहने को घर दिया जाता है, नौकर चाकर इत्यादि दिए जाते हैं, कार वगैरह की, गाड़ी वगैरह की सुविधा दी जाती है, तो यह सब जो दिया जाता है यह सब संसद अपने हिसाब से तय करता है कि इनका वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा। ठीक है, हाँ, पेंशन जो है उसके बारे में यदि बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रिटायर होने से, सेवानिवृत्त होने से पहले अंतिम माह में जो वेतन था उसका 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, उसका 50%, अंतिम माह के वेतन का 50% जो है वह वेतन के रूप में दिया जाता है। और यह सब दिया कहाँ से जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक, और अनुच्छेद 125(1) के तहत इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक, अब एक और मैंने बताना भूल गया था, 124(4) के तहत जो है आपका महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र है। ठीक है, यह याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र जो है वह 124(4) के तहत है। ठीक, आगे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में। तो संविधान के अनुसार जो है वह सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली तय किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुसार, लेकिन यदि आपका CJI चाहे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो उसको अलग भी ले जा सकता है, लेकिन यह जो प्रक्रिया है वह आपका वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और यह जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही CJI कर सकते हैं। यह व्यवस्था जो है वो वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, अर्थात जो कोई भी न्यायालय जो है वह यह आदेश नहीं दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का सत्र की पीठ जो है या सत्र जो है वह कहीं और ले जाया जाए। ठीक है, कोई न्यायालय ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकती है, ऐसा आदेश नहीं दे सकती है, इसीलिए कहा गया है कि यह जो व्यवस्था है वह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक, यह याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि वेतन और भत्ता जो है, वेतन और भत्ता जो है उसको केवल आपातकाल के समय में ही उसमें कमी की जा सकती है, अन्यथा कमी नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र रहे, उस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव न हो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसकी स्वतंत्रता के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, न्यायालय की, अब देख लेते हैं न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में। तो न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में यदि देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से न्यायालय के संचालन या फिर न्यायालय की जो प्रक्रिया होगी उस पर नियम बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो संवैधानिक मामला या फिर संदर्भ को राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के हिसाब से बनाता है और उस पर निर्णय जो है वह सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की बेंच के द्वारा, 5 जजों की बेंच के द्वारा दिया जाता है। यदि अन्य मामले होते हैं तो
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। ठीक, 5 सदस्यीय पीठ लेती है जब संवैधानिक मामला होता है, और अन्य मामला यदि होता है तो 3 सदस्यीय पीठ लेती है। ठीक, अब देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में। उच्चतम न्यायालय जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का सर्वोच्च स्थान पर यदि कोई विद्यमान है तो वह सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है। इसके अलावा वह संघीय न्यायालय है, मूल अधिकारों का पोषक है, मतलब कि नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है, या फिर मूल अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान का जो अभिभावक कह सकते हैं वही है। इसके अलावा संविधान का जो व्याख्याता है वो भी वही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र रूप से कार्य करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, या फिर अन्य न्यायालयों को भी, न्यायाधीशों को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना आवश्यक है। उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका का या फिर विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी तो न्याय प्रक्रिया जो है वह निष्पक्ष हो पाएगी ना। तो इसलिए जो है अनेक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उसमें देख लेते हैं। तो पहला है नियुक्ति का तरीका। नियुक्ति का तरीका जो है आप देख सकते हैं, नियुक्ति के तरीके के बारे में मैंने बताया है कि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आपका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो आपका कॉलेजियम कॉलेजियम जो है एक मतलब निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो है अपना परामर्श राष्ट्रपति को देती है, और तब जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो उसमें भी जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जरूर की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही या फिर राष्ट्रपति के दया या अनुकंपा के अनुसार ही जो है न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह जो है आपका नियुक्ति का तरीका हम लोग देखते हैं कि राजनीति पर आधारित नहीं है। इसके बाद देखते हैं कार्यकाल की सुरक्षा। तो संविधान में जो उल्लिखित प्रावधान हैं उन्हीं के अनुसार जो है इनको पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद को भी जो है संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा, तभी जाकर के इनको हटाया जा सकता है। तो इनके कार्यकाल की भी सुरक्षा है, कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब कि संसद जो है वह इस पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो इसलिए कार्यकाल की भी इसमें जो है सुरक्षा है। राष्ट्रपति, जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा मतलब कि नियुक्ति जरूर की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के दया पर यह निर्भर नहीं होते हैं जो भी न्यायाधीश होते हैं। ठीक, इसके बाद है सेवा शर्तें जो है वह भी निश्चित है। वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि जो है वह संसद के द्वारा तय की जाती है, और जो तय कर दी जाती है वह उनके पूरे कार्यकाल तक वही रहती है। उसको घटाया या बढ़ाया जो है केवल आपातकाल के दौरान जा सकता है, वित्तीय आपातकाल के दौरान। बाकी किसी भी समय में उनका जो आपका वेतन दिया जाता है, जो भत्ता दिया जाता है, जो अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं उसके बाद है संचित निधि से व्यय। जो भी आपका वेतन है या फिर जो कार्यालय का जो भी व्यय होता है और मतलब कि अन्य जो सुविधाएं दी जाती हैं वह सब संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, यह भी जो है न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए ही किया गया है। मतलब कि उनके वेतन पर, भत्तों पर, अन्य जो कार्यालय का व्यय है उन सब पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन उस पर मतदान जो है वह संसद में नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो न्यायाधीशों के आचरण पर आपका संसद में या फिर राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यह भी जो है न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए ही किया गया है। इसके बाद है कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी निर्णय देते समय न्यायाधीश के मन में अपने भविष्य का विचार नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक बार आप अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए तो आप जो है किसी अन्य न्यायालय में जाकर, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद जो है किसी अन्य न्यायालय में जाकर के वकालत नहीं कर सकते हैं। इसलिए
जो है न्याय की स्वतंत्रता जो है, न्यायालय की स्वतंत्रता जो है वह अक्षुण्ण रह पाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अनुच्छेद 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह दंड भी दे सकती है। जैसे अभी हाल ही में प्रशांत भूषण को 1 रुपए का दंड लगाया गया है। ठीक है, तो खैर जिसकी जैसी औकात होती है वैसा ही दंड लगाया जाता है, ऐसा कहा गया है सोशल मीडिया में, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जो भी है 1 रुपए का दंड जो है वो प्रशांत भूषण पर लगाया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, जो न्यायालय है उसको अपना स्टाफ खुद ही नियुक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, ताकि अगर मान लिया कि कोई आयोग के द्वारा या फिर सरकार जो है उनका स्टाफ नियुक्त करेगी तो फिर थोड़ा बहुत जो है पक्षपात जरूर आ जाएगा निर्णय लेने में या फिर बाकी सब काम में, लेकिन यहाँ पर अपना स्टाफ भी जो है वह न्यायालय खुद नियुक्त करती है। इससे कोई भी मतलब कि कोई भी पक्षपात जो है वह नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। न्याय क्षेत्र या फिर अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है। संसद जो है उनका न्यायालय के न्याय क्षेत्र या फिर अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। हाँ, उसके न्याय क्षेत्र या फिर उसके अधिकार को बढ़ा जरूर सकती है संसद, लेकिन घटा नहीं सकती है। यह याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 138, 139 तथा 134(2) के तहत ऐसा कहा गया है। ठीक, इसके बाद है तो कार्यपालिका से पृथककरण। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि राज्य इस प्रकार का उपबंध करेगी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण संभव हो सके, ऐसा अनुच्छेद 50 में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आपका कार्यपालिका का कोई भी अधिकारी न्यायिक शक्ति धारण नहीं कर सकता है। कार्यपालिका का कोई भी अधिकारी जो है वह न्यायिक शक्ति धारण नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना जो भी निर्णय है वह दे सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं। ठीक, अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियों के बारे में, उनके क्षेत्राधिकारों के बारे में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें हम लोग उच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप ही लोग कहते हैं कि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आप ही लोगों की बात मान लेता हूँ। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अन्य लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट नहीं आता है ना तो थोड़ा सा मनहूसियत टाइप का लगता है, अजीब टाइप का लगता है ना। कमेंट आपको कुछ आलोचना करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का स्वागत है। इसके अलावा अगर आपको कुछ तारीफ करनी है तो वो भी करिए, वो भी करने से खुशी मिलती है। आपको कुछ पूछना हो, कोई समस्या हो तो वो भी आप दे सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मैं दावा करता हूँ। 90 to 95% क्वेश्चन जो है आपका निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा, कल उम्मीद है कि कल ही मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।